Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लासिकल व्यूज ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर कुछ थ्योरीज हैं। अलग अलग जो आपके थ्योरिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, उनको हमने कंबाइन किया है। तो उसमें से सबसे पहले जो हम थ्योरीज करेंगे वो क्लासिकल व्यूज करेंगे, इसके बाद हम स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू करेंगे और लास्ट में इक्लेक्टिक व्यूज करेंगे। तो आई हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इनटू 3 लेक्चर्स। काफी सारी इसमें आपको थ्योरीज मिलेंगी, थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरे का पूरा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट यू विल बी लर्निंग आफ्टर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन लेक्चर। First of all, what is the meaning of foreign trade and economic growth? Why foreign trade is necessary for the economic growth? And इससे रिलेटेड आपको कुछ थ्योरीज मिलेंगी। उसमें हम सबसे पहले क्लासिकलिस्ट व्यू करेंगे। इसमें आपको ये 4 व्यूज मिलेंगे। एब्सोल्यूट एडवांटेज व्यू, ये क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज व्यू, हबर्लर्स व्यू एंड हेक्सर-ओहलिन व्यू। तो ये चारों व्यूज आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या नहीं होती। जब दो देश आपस में फॉरेन ट्रेड करते हैं तो उनमें किसको ज्यादा फायदा होता है, कैसे होता है, या दोनों को ही फायदा होता है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिए दोस्तों, फॉरेन ट्रेड, जब भी कोई कंट्री फॉरेन ट्रेड करती है तो इसका मतलब ये होता है कि दे आर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। जब भी आप अपने देश से बाहर बाइंग और सेलिंग करते हो तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है फॉरेन ट्रेड से। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मीनिंग है? इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारा मीनिंग है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस। जब लोगों के लाइफ के अंदर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, या फिर कंट्री की जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फॉरेन ट्रेड से इकोनॉमिक ग्रोथ को फायदा होता है या नहीं होता है। क्या फॉरेन ट्रेड से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है या नहीं होता है? देखिए, पास्ट के अंदर भी फॉरेन ट्रेड जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। जैसे ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने डेवलपमेंट किया अपने देश के अंदर थ्रू फॉरेन ट्रेड, क्योंकि ब्रिटेन ने और देशों के साथ फॉरेन ट्रेड किया, कॉलोनीज बनाई, तो उससे उसको काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हुआ, ग्रोथ हुई वहां पे। और अगर आप और कंट्रीज की बात करें तो फॉरेन ट्रेड जो है उसने काफी हेल्प किया है इकोनॉमीज को ग्रो करने में। कौन कौन सी कंट्रीज का एग्जांपल आप ले सकते हो? बहुत सारी कंट्रीज हैं। यूएसए है, हांगकांग है, जापान है, सिंगापुर है, ताइवान, मलेशिया, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, थाईलैंड, even China. So they have achieved higher level of economic growth because of how? Because of foreign trade. तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि फॉरेन ट्रेड से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, फॉरेन ट्रेड से कंट्री को फायदा पहुंचता है। कैसे? अब बात ये आती है कि इसमें कुछ व्यूज हैं। तो दो व्यूज जो हैं, दो जो मेन व्यूज हैं, क्लासिकलिस्ट और इक्लेक्टिक व्यूज जो हैं, वो ये कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड जो है वो सिग्निफिकेंट होता है दोनों कंट्रीज के लिए, चाहे वो डेवलप कंट्रीज है चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये जो दो व्यूज हैं क्लासिकलिस्ट, इसमें कुछ राइटर्स हैं, जैसे आपका एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए, रॉबर्ट टॉरेंस हो गए। फिर आपका इक्लेक्टिक व्यू है, इसमें भी आपके पास कुछ राइटर्स हैं, वो आगे जब चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तब आएंगे। इसमें मेन आपका कीजिंग हो गए, पॉल क्रुगमैन हो गया, पोर्टर्स व्यू है, रेमंड वर्नन व्यू है। ये दोनों जो हमने मेन व्यू बनाए हैं, ये दोनों क्या कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड जो है वो दोनों ही कंट्रीज के लिए, कि जब एक डेवलप्ड नेशन जो है वो फॉरेन ट्रेड करता है अंडर डेवलप्ड नेशन के साथ, तो दोनों को ही फायदा होता है। कैसे? इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया इसको? देखिए, इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि डेवलप कंट्रीज जो होती हैं, जो बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, तो इनके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्शन तो इनके पास सरप्लस होते हैं,
बट इनके पास मार्केट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। दूसरी तरफ जो डेवलपिंग नेशन है, सॉरी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास कैपिटल गुड्स नहीं होते, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, बट उनके पास क्या होती है? मार्केट बहुत ज्यादा होती है उनके पास। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डेवलप कंट्रीज के पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है बट मार्केट नहीं है, डेवलपिंग कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कैपिटल गुड्स नहीं है, प्रोडक्शन वो कर नहीं पा रहे अच्छे ढंग से, क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट उनके पास मार्केट बहुत ज्यादा है। तो क्या रिजल्ट निकलेगा इन दोनों बातों से? तो इन दोनों बातों से हमें यह पता लगा कि ये दोनों कंट्रीज अगर आपस में एक दूसरे के साथ फॉरेन ट्रेड करने लग जाएं तो इनको तो मार्केट मिल जाएगी डेवलप कंट्रीज को, तो और डेवलपिंग कंट्रीज को कैपिटल गुड्स टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो इसलिए काफी जरूरी होता है कि फॉरेन ट्रेड हो और दोनों कंट्रीज को फायदा हो। तो क्लासिकलिस्ट और इक्लेक्टिक व्यू क्या कहते हैं? यही बात कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज को फायदा होता है अगर वो आपस में फॉरेन ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे जापान है, जापान के पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज्यादा हैं बट उनके पास मार्केट नहीं, तो वो ऐसी कंट्रीज को ढूंढते हैं जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो। उसी तरह डेनमार्क है, डेनमार्क के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो कहां सप्लाई करते हैं? ऐसी कंट्रीज के अंदर जहां डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड है। जैसे इंडिया में बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट्स डेनमार्क से आता है। इसके अलावा अरेबियन कंट्रीज हैं, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया क्योंकि उनके पास ऑयल बहुत ज्यादा है, तो वो हमें ऑयल सप्लाई करते हैं, तो हमें ऑयल मिल जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह हमें पता लगता है कि फॉरेन ट्रेड से दोनों कंट्रीज को फायदा तो होता है। अब दूसरी तरफ स्ट्रक्चरलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं। तीन हेडिंग हो गई हमारे पास। पहली हेडिंग हो गई क्लासिकल व्यू, फिर इक्लेक्टिक व्यू, और तीसरा हमारा ये स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू। तो क्लासिकल और इक्लेक्टिक व्यूज जो हैं, इसमें कुछ थ्योरीज जो हैं वो तो कहती हैं कि दोनों कंट्रीज को फायदा होता है, वो हम देखेंगे आगे कैसे क्या क्या थ्योरीज। बट जो स्ट्रक्चरलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं जैसे रोल प्रेबिश है, किंडलबर्गर है, हैंस सिंगर है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि फॉरेन ट्रेड जब दो कंट्रीज के बीच में होता है, एक डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप कंट्री है एक, और एक अंडर डेवलप कंट्री है जैसे इंडिया है या बांग्लादेश है या पाकिस्तान है। इस तरह की जो कंट्री आपस में फॉरेन ट्रेड करती हैं, तो इससे डेवलप कंट्री को फायदा ज्यादा होता है, अंडर डेवलप कंट्री को फायदा नहीं होता, बल्कि उनका शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज जो है वो ज्यादा फायदा लेके जाती हैं जब वो फॉरेन ट्रेड करती हैं, क्योंकि वो अपनी शर्तें लगाती हैं। ये अंडर डेवलप कंट्रीज से जैसे फूड आइटम हो गया इनको ले लेती हैं, और ये डेवलप कंट्रीज क्या एक्सपोर्ट कर देते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ज्यादातर फायदा इंडस्ट्रियल गुड्स को एक्सपोर्ट करने से होता है, फूड आइटम तो कम रेट के ऊपर ये अंडर डेवलप कंट्रीज दे देती है। तो इससे अंडर डेवलप कंट्रीज को फायदा नहीं होता, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड से डेवलप कंट्रीज को ज्यादा फायदा होता है। तो ये तीनों ही व्यूज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में क्लासिकल व्यूज देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज को फायदा क्यों होता है और कैसे होता है। उसके बाद में हम एक स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू करेंगे और लास्ट में इक्लेक्टिक व्यू करेंगे। तो आज हम क्लासिकलिस्ट व्यू कर रहे हैं। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है उनमें कौन कौन है? एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है और रॉबर्ट टॉरेंस है। इन्होंने कहा था कि फ्री ट्रेड जब होता है दो कंट्रीज के बीच में, तो सारे के सारे नेशंस के लिए वो अच्छा होता है। इनके कहने का मतलब क्या है कि जब दो कंट्रीज आपस में फॉरेन ट्रेड करती हैं, आपस में लेन देन करती हैं, तो उनको करना चाहिए, क्योंकि इससे डेवलप कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्री दोनों को ही फायदा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्री ट्रेड का क्या मतलब है यहाँ? तो इन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों को आपस में काफी ज्यादा ट्रेड करना चाहिए और इवन तक कि फ्री ट्रेड कर देना चाहिए। फ्री ट्रेड का क्या मतलब है? फ्री ट्रेड का मतलब है कि टैरिफ्स जो हैं, जो आपके टैरिफ्स जो हैं, जो भी आप टैक्स वगैरह लगाते हो, वो बैरियर्स नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह का कोई बैरियर मत लगाओ, टैक्सेस मत लगाओ, कोई कोटा डिसाइड मत करो,
कोई लाइसेंस का सिस्टम नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कोई बैन नहीं होना चाहिए, कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि आप फ्री कर दो सब कुछ। तो जितना आप फ्री ट्रेड करोगे, दोनों कंट्रीज के बीच में जितना अच्छे रिलेशन रहेंगे, कोई टैक्स ज्यादा नहीं है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर, तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ही दोनों देशों को फायदा होगा। तो ये किस बेस पे इन्होंने कहा है, उसके लिए हम कुछ डिस्कस करेंगे बातें। तो सबसे पहले हम व्यू जो पढ़ेंगे क्लासिकल व्यू के अंदर, वो है व्यूज ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। देखिए, कंपैरेटिव कॉस्ट व्यूज जो है, इस मेन हेडिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर दो व्यूज आएंगे। तो कंपैरेटिव कॉस्ट जो है वो दो तरह की हो सकती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डेविड रिकार्डो और टॉरेंस ने इसको प्रोपाउंड किया था। कंपैरेटिव कॉस्ट व्यू जो है वो डेविड रिकार्डो और टॉरेंस ने दिया था, ये रॉबर्ट टॉरेंस, इन दोनों ने ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी। इट इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इसके बाद कुछ और जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी इसको मॉडिफाई किया। ये अप्रोच कहती क्या है, ये व्यू क्या कहता है? कंपैरेटिव कॉस्ट व्यू ये कहता है कि हर एक कंट्री को प्रोडक्शन के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। मतलब जिस प्रोडक्ट के अंदर आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, उसको स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए। दे शुड स्पेशलाइज इन दोज प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज होना चाहिए आपको? जिसके ऊपर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है। कंपैरेटिव एडवांटेज कि जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपको अच्छी कंपैरेटिव एडवांटेज है या एब्सोल्यूट एडवांटेज है। दो तरह की एडवांटेज हो सकती हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। तो अगर ये दोनों ही आपके पास एडवांटेज हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मीनिंग हुआ कि ये सिर्फ आप ही बना सकते हो, आपकी सॉइल ऐसी है, आपकी कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ही बना सकते हो उसको, तो आप ही उसको प्रोड्यूस करते हो, वही आपको करना चाहिए। कंपैरेटिव एडवांटेज का मीनिंग हुआ कि वो आप अच्छा बना सकते हो दूसरों के मुकाबले, कम कॉस्ट पे बना सकते हो या अच्छी क्वालिटी में बना सकते हो सेम कॉस्ट पे। तो उन चीजों को आपको, उन चीजों के अंदर आपको स्पेशलाइज करना चाहिए, उन चीजों को आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिनके अंदर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है उनको आपको इंपोर्ट करना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, क्लियर? तो बात यह है कि दिस अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है दो कंट्रीज के बीच में, वो इसलिए होता है क्योंकि जो कॉस्ट आ रही है दो प्रोडक्ट्स को बनाने की, उनके अंदर डिफरेंस होता है। कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो ए कंट्री और बी कंट्री आपस में इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, तो ये ट्रेड किसी चीज को लेकर के कब करेंगी? जब इन दोनों को बनाने की कॉस्ट अलग अलग आती है। ए कंट्री को अगर वो प्रोडक्ट बनाओगे तो 100 रुपए लग रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के, बी कंट्री वही प्रोडक्ट 70 रुपए में बना के दे रही है। तो इसका मतलब ए कंट्री को वो प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, बी कंट्री से वो इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो क्लियर हुआ ये बात हमें कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है? इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि दो कंट्रीज जो हैं वो आपस में जो चीज प्रोडक्ट बना रही हैं उनमें कॉस्ट का डिफरेंस है। अब ये कॉस्ट का डिफरेंस क्यों आता है? कॉस्ट का डिफरेंस दो चीजों से आता है, एक तो एब्सोल्यूट एडवांटेज है आपके पास और दूसरा कंपैरेटिव एडवांटेज। अब हम दोनों को समझते हैं अलग अलग तरीकों से। तो कंपैरेटिव कॉस्ट व्यू से हमें क्या पता लगा कि कंट्री को वही चीज बनानी चाहिए जिसमें उसके पास कुछ एडवांटेज होता है बनाने का, या तो एब्सोल्यूट एडवांटेज है या कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट करेंगे, या एब्सोल्यूट एडवांटेज व्यू क्या होता है, उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज व्यू सीखेंगे। देखिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज व्यू क्या कहता है? एब्सोल्यूट एडवांटेज व्यू बहुत ही सिंपल बात है। ये कहता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कंट्री बना सकती है क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, एकदम पूरा फायदा है उसको। क्यों? क्योंकि उसकी जो मिट्टी है वो ऐसी है कि और कहीं वो बन नहीं सकता। जैसे आप बात करो कि आपको बादाम चाहिए, तो बादाम आपको कश्मीर में मिलेंगे, अफगानिस्तान में मिलेंगे अच्छे,
आपको किशमिश चाहिए, अखरोट चाहिए, तो ये आपको पहाड़ी एरिया में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करोगे आपको एप्पल चाहिए, तो एप्पल आपको अच्छी क्वालिटी का एप्पल आपको कश्मीर में मिलेगा, हिमाचल में मिलेगा। तो ये चीजें वही हो सकती हैं क्योंकि वहां की मिट्टी ऐसी है, वहां की क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि वो वही बना सकता है जो उनको चाहिए। अगर आप ऑयल की बात करें तो ऑयल आपको ईरान इराक में मिलेगा, तो उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्योंकि वहां की मिट्टी ऐसी है, वहां की क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है, वहां की सिचुएशन ऐसी है कि वो वहां वही मिलता है। तो इसको एडम स्मिथ ने कहा था, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली, कि जो कंट्री जिस चीज के अंदर उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है उनको वो आइटम एक्सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि वो और कहीं तो मिल ही नहीं सकती, उनको वहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये पॉसिबल कब होगा, जब उनके पास कोई स्पेशल काइंड ऑफ क्लाइमेट कंडीशन है या फैसिलिटीज हैं, तभी वो उस चीज को एक्सपोर्ट कर पाएगी। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज व्यू क्या कहता है, अगर कोई कंट्री कम रिसोर्सेज को यूज करके एक अच्छी क्वांटिटी आपको या क्वालिटी दे सकती है तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। क्यों? क्योंकि वो कंट्री ही उसको बस प्रोड्यूस कर सकती है बिल्कुल कम कॉस्ट के ऊपर, बाकी कंट्री के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा व्यू है कंपैरेटिव एडवांटेज व्यू। कंपैरेटिव एडवांटेज व्यू क्या कहते हैं, डेविड रिकार्डो ने इसको बताया है। अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, ये भी एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं तो उसका बेसिस क्या है, क्यों कर रही हैं आपस में ट्रेड, वो कर रही है कंपैरेटिव डिफरेंस इन द कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट के अंदर कंपैरेटिवली डिफरेंस आ रहा है। ए कंट्री जो है उसी प्रोडक्ट को 100 रुपए में बना पाती है, बी कंट्री उसी प्रोडक्ट को 70 में बना देगी, तो इसका मतलब कॉस्ट के अंदर डिफरेंस आ रहा है। कंपैरेटिवली कौन कम में बना रहा है, बी। तो बी को एक्सपोर्ट कर देना चाहिए ए को, क्योंकि ए जब बनाएगा तो 100 रुपए लगेंगे। क्लियर? तो कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट का क्या मतलब है कि एक कंट्री जो है, मान लो कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट को हम समझ रहे हैं, एक कंट्री जो है वो दो प्रोडक्ट बना सकती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। मान लो इंडिया है, वो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, वो दोनों प्रोडक्ट बना सकता है। क्लियर? बट वो ए प्रोडक्ट को जब बनाएगा तो वो किसी और से अगर वो इसको लेता है तो वो ए प्रोडक्ट को अच्छे ढंग से नहीं बना पाएगा इन कंपैरिजन टू, मान लो बांग्लादेश लेके चल रहे हैं। बना तो इंडिया दोनों ही प्रोडक्ट सकता है, ए और बी, बट ए प्रोडक्ट को अगर वो ना बनाए और बांग्लादेश से ले ले तो उसको फायदा होगा। तो इट मींस उसको सारे का सारा फोकस किस पे रखना चाहिए, बी प्रोडक्ट के अंदर। तो ए बना तो दोनों प्रोडक्ट लेगा, तो इंडिया जो है बना तो दोनों प्रोडक्ट लेगा, ए और बी, बट ए प्रोडक्ट को बनाने में उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, बी प्रोडक्ट को बनाने में उसको फायदा है। तो ए प्रोडक्ट कौन अच्छा बना सकता है, कौन सस्ते रेट में बना रहा है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के पास ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है। इसका मतलब बांग्लादेश जो है वो ए प्रोडक्ट अच्छा बना सकता है इंडिया के मुकाबले, इंडिया जो है बी प्रोडक्ट अच्छा बना सकता है बांग्लादेश के मुकाबले। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा एडवांटेज है। हालांकि आप बना तो दोनों ही सकते हो, ए और बी दोनों प्रोडक्ट इंडिया बना सकता है, बट बांग्लादेश जो है वो ए प्रोडक्ट को बनाने में उसके पास ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसके पास मान लो टेक्नोलॉजी अच्छी है या उसके पास पॉपुलेशन जो है कम रेट पे उसको अवेलेबल है लेबर, तो वो ए प्रोडक्ट जो है वो अच्छे ढंग से बना पाएगा। तो इंडिया के पास ए प्रोडक्ट को बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज कम है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है, बल्कि बी को बनाने में उसको फायदा है। इसको एक और एग्जांपल से आप समझो कि कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि बेटा आप मान लो आपको किस चीज को बनाने में ज्यादा एडवांटेज है। मान लो ए और बी दो चीजें आप बना सकते हो, दोनों ही आप बना सकते हो, बट दोनों ही आप सस्ते रेट पे बना सकते हो, बट ए को बनाने में आपको कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, बी को बनाने में है। मतलब ए प्रोडक्ट जो है वो आप दूसरी कंट्री से ज्यादा सस्ता नहीं बना सकते। ए प्रोडक्ट को अगर आप बनाओगे तो आपके 100 रुपए लगेंगे,
वहीं बांग्लादेश आपको 70 रुपए में बना के दे देगा, क्योंकि उनके पास वो कुछ एडवांटेज है, उनकी लेबर सस्ती है, उनके पास रॉ मटेरियल सस्ता है, वो कुछ भी कारण ले लो आप। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। जब आप कोई प्रोडक्शन करते हो एक प्रोडक्ट का, अदर कंट्री के मुकाबले आप उसको महंगा प्रोडक्ट बनाते हो या अदर कंट्री के मुकाबले आप उसको सस्ता बना देते हो, दैट इज द कंपैरेटिव एडवांटेज। क्लियर? तो दूसरी कंट्री के मुकाबले अगर आप उसको सस्ता बना सकते हो तो दैट इज द कंपैरेटिव एडवांटेज। सस्ता बनाना, अच्छी क्वालिटी का बनाना, कम रिसोर्सेज को यूज करके बनाना। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का एक दूसरा एग्जांपल लो आप। ये थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल है। मान लो एक अच्छा लॉयर है, एक एडवोकेट है, लॉयर है, जो एक अच्छा टाइपिस्ट भी है, लॉयर भी है और वो टाइप भी कर देता है, क्योंकि वो उसने थोड़ा बहुत उसको हो गया है, अब वो टाइप भी कर लेते हैं। अब उसने एक क्लर्क भी रखा हुआ है। क्लर्क किसके लिए रखा हुआ है? टाइपिंग के लिए। अब वकील जो वो लॉयर है वो दोनों काम जानता है, वो लॉयर भी है, उसको वकालत भी आती है और वो टाइपिंग भी करना जानता है। तो उसको क्या करना चाहिए? अब वो क्या खुद ही टाइप करने लग जाए? नहीं। अब यहाँ पे उसको कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ पे है? टाइप करने में उसका टाइम खराब होगा, यहाँ पे उसको एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज उसको लॉयर में बनने में ही है, एडवोकेट बनने में ही उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि जहां उसको ज्यादा फायदा हो रहा है। तो उसको टाइपिंग का काम किसको दे देना चाहिए? क्लर्क को। तो वो ज्यादा कमाएगा अगर वो लॉयर वाला काम करे। तो अगर वो टाइपिंग वाला काम भी करने लग जाए कि लो मुझे, मैं क्लर्क को थोड़े पैसे देता हूँ, पैसे उसको नहीं देने पड़ेंगे क्लर्क को टाइप करवाने के, तो इससे उसकी जो गेनिंग है वो कम होगी, क्योंकि उसका मेन काम क्या है? लॉयर बनने का है। तो अगर वो ज्यादा टाइम अपना लॉयरशिप को दे, वकालत को ज्यादा टाइम दे, वहां नई नई बुक्स पढ़े, नए नए केसेस पढ़े, तो उसको ज्यादा फायदा होगा, ना कि वो टाइपिंग करने लग जाए। क्लियर? तो उसको लीगल प्रैक्टिस ही करनी चाहिए और टाइपिंग का काम किसको दे देना चाहिए? क्लर्क को। तो उससे उसको ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कंट्री जो है उसको कंसंट्रेट करना चाहिए उन गुड्स के ऊपर जिनके ऊपर इसको कंपैरेटिव एडवांटेज होती है। तो इंडिया का अगर एग्जांपल लें तो इंडिया को उन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए जिसके ऊपर इसको एडवांटेज है, कि ये ज्यादा अच्छा बना सकती है। ठीक है ना? ज्यादा अच्छा जो आप बना सकते हो वही बनाइए, जिसके ऊपर आपको एडवांटेज नहीं है उसको आप और कंट्री से इंपोर्ट कर लीजिए। क्लियर? तो एक कंट्री जो है उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज हो सकती है ए और बी दोनों में, बट फिर भी इसको स्पेशलाइज करना चाहिए एक ही प्रोडक्ट के अंदर जो ये अच्छे ढंग से बना सकती है और सस्ते रेट में बना सकती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो हमारे पास दो व्यूज हो गए। कंपैरेटिव एडवांटेज में हमने दो व्यूज देखे, एक तो एब्सोल्यूट एडवांटेज और एक कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट क्या था? कि सिर्फ वो आइटम आप ही बना सकते हो, क्योंकि आपकी सोयल ऐसी है, आपकी क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है और आपकी फैसिलिटीज ऐसी हैं। कंपैरेटिव का क्या मीनिंग था? कि आप बना तो दोनों सकते हो, बट जिसमें आपको ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है, बी बनाने में आपको ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम लगती है, आपके पास फैसिलिटीज अच्छी हैं, आपके पास रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है आपको। तो आपको बी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ए के ऊपर आपकी एडवांटेज नहीं है तो ए आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए दूसरी कंट्री से, बी आपको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए क्योंकि आप इसको सस्ता बना रहे हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ओके, तीसरा जो व्यू है वो है आपका हबर्लर्स व्यू ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दिस इज आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। हबर्लर्स व्यू क्या कहते हैं? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेके चलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि किसी चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो लास्ट चीज आपने छोड़ी होती है उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अगर आप बात करें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी एक्स की, व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अगर आप वाई को छोड़ रहे हो तो एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आपने वाई को छोड़ के एक्स को लिया है, आप एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको वाई छोड़ना पड़ रहा है, तो व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स। तो जितनी y की यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस की है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y which has been sacrificed।
कि y की जितनी यूनिट्स को आपने छोड़ा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी x की। मान लो x की एक यूनिट बनाने के लिए आपको y की 2 यूनिट छोड़नी पड़ती है, तो x की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, y की 2 यूनिट। क्लियर? इसका एग्जांपल देखो, आप दोबारा देख लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x, y की जितनी यूनिट्स आपने छोड़ी है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y विच हैव बीन सैक्रिफाइस्ड। एग्जांपल देखो, अगर आपको मान लो 1 टन वीट बनाना है, वीट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको 2 टन राइस को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। या तो आप वीट बना सकते हो या राइस बना सकते हो। अगर आपको वीट प्रोड्यूस करना है 1 टन, तो आपको 2 टन राइस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जगह तो आपके पास सेम ही है ना। 2 टन राइस आपको छोड़ना पड़ेगा 1 टन वीट बनाने के लिए। तो व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट, जो आपने राइस के लिए छोड़ा है, 2 टन ऑफ राइस। क्लियर? तो हार्बर के अकॉर्डिंगली, हबर्लर के अकॉर्डिंगली, हर्बरल क्या कहते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। फैक्टर्स के अल्टरनेटिव यूज हैं, मतलब उस जमीन आपका एक फैक्टर है, उसके ऊपर या तो आप वीट उगा सकते हो, गेहूं उगा लो या राइस उगा लो। इसी के कारण आपको देखना पड़ेगा कि जो चीज आप बढ़िया प्रोड्यूस कर सकते हो उसको आपको ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, बनाना चाहिए, और जिसके ऊपर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रही है उसको आपको देखना चाहिए। एग्जाम्पल देखो इसका, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, पहले पूरा एग्जाम्पल समझ लीजिए फिर आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लो इंडिया के अंदर आपको, अगर आप एक फैक्टर का यूज करते हो, 1 यूनिट ऑफ फैक्टर यूज करते हो, आप 1 यूनिट ऑफ फैक्टर का मतलब है कि आप मान लो 1 एकड़ जगह का यूज करते हो, 1 एकड़, इसी को हम फैक्टर मान रहे हैं, जगह को हम फैक्टर मान रहे हैं। तो आप या तो 6 क्विंटल राइस उगा सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप राइस नहीं उगाओगे तो 10 क्विंटल आपको वीट मिल जाएगा। तो इंडिया के अंदर एक एकड़ के ऊपर या तो आप 6 क्विंटल राइस ले लो या 10 क्विंटल वीट ले लो, ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो या तो आप राइस उगा सकते हो या वीट उगा सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस क्या होगी। अगर आप राइस उगाते हो तो आप क्या छोड़ रहे हो, वीट छोड़ रहे हो। तो 1 क्विंटल राइस की अपॉर्चुनिटी क्या होगी, 1 क्विंटल राइस की, क्योंकि 1 क्विंटल राइस उगाने के लिए आपको 6 क्विंटल राइस उगाने के लिए आपको 10 क्विंटल वीट छोड़ना पड़ रहा है। तो 1 क्विंटल राइस उगाने के लिए आपको कितना वीट छोड़ना पड़ रहा है, 1.7 क्विंटल ऑफ वीट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी राइस की, 1.67 क्विंटल ऑफ वीट, क्योंकि अगर आप 1 क्विंटल राइस उगाओगे तो आपको 1.6 क्विंटल ऑफ वीट छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल वीट भी निकाल सकते हैं। अगर आप वीट को उगाते हो तो आपको क्या छोड़ना पड़ रहा है, राइस, कितना, 0.6 क्विंटल ऑफ राइस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर? इसी तरह आप इंडिया का एग्जांपल लिया, अब चाइना का एग्जांपल ले लो। चाइना के अंदर अगर आप 1 एकड़ के ऊपर 2 आइटम उगा सकते हो। पहली आइटम है कि 8 क्विंटल आप राइस ले लो या 4 क्विंटल आप वीट ले लो। क्लियर? या तो आप 8 क्विंटल राइस बना सकते हो या 4 क्विंटल वीट उगा सकते हो। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई 1 क्विंटल ऑफ राइस की। अगर आपको 1 क्विंटल राइस चाहिए तो आपको 0.5 क्विंटल ऑफ वीट छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ वीट क्या होगी, अगर आपको 1 क्विंटल वीट चाहिए तो आपको 2 क्विंटल ऑफ राइस छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? तो इन बातों से हमें क्या पता लगा, इसको टेबल के थ्रू देखो। इंडिया के अंदर अगर आप राइस उगाते हो या कुछ और करते हो, देखो क्या करोगे, व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ वीट। अगर आप वीट उगाते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 0.6 यूनिट ऑफ राइस।
अगर आपने 1 क्विंटल वीट उगाया है इंडिया के अंदर, तो आपने क्या छोड़ा? 0.6 यूनिट ऑफ राइस। वहीं अगर आपने 1 क्विंटल राइस अगर इंडिया में प्रोड्यूस किया है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आपने क्या छोड़ा? 1.6 यूनिट ऑफ वीट छोड़ दिया। यूनिट का मतलब क्विंटल। तो 1 क्विंटल वीट बनाने के लिए आपको 0.6 यूनिट ऑफ राइस छोड़ना पड़ता है, और इधर 1 क्विंटल अगर राइस उगाते हो तो उसके लिए 1.767 क्विंटल आपको वीट छोड़ना पड़ता है। तो इसमें से कौन सा ज्यादा नुकसानदायक है? ये वाला ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि आपको 1 क्विंटल राइस बनाने के लिए 1.67 क्विंटल वीट छोड़ना पड़ रहा है। इधर चाइना में अगर 1 क्विंटल आप वीट उगाते हो तो 2 क्विंटल आपको राइस छोड़ना पड़ रहा है, और अगर 1 क्विंटल आप राइस बनाते हो तो 0.5 क्विंटल आपको वीट छोड़ना पड़ रहा है। तो दोनों कंट्रीज में गलत हो रहा है। अगर ये वीट उगाते हैं, इंडिया वाले अगर वीट उगाते हैं तो इनको राइस कम छोड़ना पड़ रहा है, अगर चाइना में वीट उगाते हो तो राइस ज्यादा छोड़ना पड़ रहा है। तो दोनों के ऊपर गलत जा रहा है। तो इन दोनों को क्या करना चाहिए? इस टेबल से क्लियर हो रहा है ना हमें। तो इंडिया अगर 1 क्विंटल राइस बनाता है तो उसको 1 क्विंटल से ज्यादा वीट छोड़ना पड़ता है ना। इंडिया अगर 1 क्विंटल राइस बनाता है तो उसको 1 क्विंटल से ज्यादा वीट छोड़ना पड़ रहा है। ये देखो, इंडिया अगर राइस प्रोड्यूस करता है तो उससे उसको 1.67 वीट छोड़ना पड़ रहा है, और चाइना अगर वीट उगाता है तो उसको मोर देन 1 यूनिट राइस छोड़ना पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज को क्या करना चाहिए? इंडिया को किसमें स्पेशलाइज करना चाहिए? वीट के अंदर। और चाइना को किसमें स्पेशलाइज करना चाहिए? राइस के अंदर। क्यों? क्योंकि चाइना अगर राइस बनाता है तो उसको सिर्फ 0.5 यूनिट ऑफ वीट छोड़ना पड़ रहा है। इंडिया को कितना छोड़ना पड़ रहा है? 1.6 यूनिट। तो चाइना राइस बना ले, राइस जब ज्यादा बना लेगा तो किसको एक्सपोर्ट कर देगा? इंडिया को। इंडिया वीट बना ले, इंडिया किसको एक्सपोर्ट कर देगा? चाइना। तो चाइना को राइस एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को वीट एक्सपोर्ट करना चाहिए। इससे इन दोनों को फायदा होगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, कि कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पड़ रही है वही आपको दूसरे देशों से मंगवा लेना चाहिए, और जितना कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है वो आपको खुद बना लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी लास्ट थ्योरी है हेक्सर-ओहलिन व्यू। हेक्सर-ओहलिन व्यू ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दिस इज आल्सो नोन एज फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। सो ये थ्योरी किसने दी थी? हेक्सर ने 1999 के अंदर। 1919 में आपने दी थी। हेक्सर ने दिया था इसको 1919 में। उसके बाद में जो बर्टिन-ओहलिन है, इसने इसके ऊपर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया था 1924 के अंदर। तो ये थ्योरी जो है वो आपकी पीछे की जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी हमने की है, जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी हमने की थी, उसी को इसने सपोर्ट किया है, बट एक अलग तरीका इसने बताया है। ये बताता है कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट आती है उसका कारण क्या है। मैंने आपको ये बताया था ना कि 2 कंट्री है, मान लो ए और बी, ये दोनों आपस में क्यों ट्रेड कर रही हैं? क्योंकि ये जिस प्रोडक्ट को बनाना चाह रही है उनके अंदर डिफरेंसेस है, कॉस्ट के अंदर डिफरेंस है, डिफरेंस इन कॉस्ट। कि ए प्रोडक्ट कुछ बनाना चाह रहा है, मान लो ए ने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसकी कॉस्ट आ रही है इसको 100 रुपए, बी ने कोई प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट आ रही है 70 रुपए। इसीलिए तो ये दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं ना, कि ये 70 रुपए की पड़ रही है तो ये इसको एक्सपोर्ट कर देगा, ये इसको नहीं बनाएगा। तो डिफरेंस इन कॉस्ट इज देयर। तो ये थ्योरी क्या बताती है? व्हाट आर द कॉजेज, कि कारण क्या है कि इन दोनों के अंदर कॉस्ट के अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो ये थ्योरी कहती है कि जो कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आता है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट। फैक्टर एंडोमेंट्स आर देयर। फैक्टर एंडोमेंट का क्या मतलब है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस व्हिच ए कंट्री पोजेस। देखिए, कॉस्ट के अंदर डिफरेंस क्यों आता है? 2 कंट्रीज एक प्रोडक्ट को अगर बनाती हैं, एक प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट का नाम है एक्स,
उसको ए कंट्री भी बना सकती है, बी कंट्री भी बना सकती है। ए कंट्री को 100 का पड़ रहा है, बी कंट्री को 80 का पड़ रहा है, तो ए नहीं बनाएगा उसको, बी उसको बना लेगा, बी उसको एक्सपोर्ट कर देगा। अब बात ये आती है कि बी को वो 80 का क्यों पड़ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर प्रपोर्शन। मतलब कि उस कंट्री के पास कितने फैक्टर्स हैं जिनको वो पोजेस कर रहा है, फैक्टर्स पोजेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंट्री जो आपको सस्ता दे रही है। तो वो फैक्टर्स जो हैं क्या क्या हो सकते हैं, देखिए कुछ एक कंट्री ऐसी होती हैं जिनके पास लेबर ज्यादा होती है, तो वो जो फैक्टर है आपका लेबर, लेबर भी एक फैक्टर है। तो वो लेबर जो है उसके पास बहुत सप्लाई बहुत ज्यादा है, जैसे इंडिया और चाइना की बात कर लो, इनके पास लेबर बहुत ज्यादा है, लेबर सस्ती है इनके पास। दूसरी कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास मशीनरी बहुत अच्छी है, मतलब कैपिटल गुड्स उनके पास अच्छी है, जैसे आप अमेरिका की बात करो, इंग्लैंड की बात करो, साउथ कोरिया की, इनके पास कैपिटल गुड्स बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए कुछ एक ऐसे आइटम जिनके ऊपर लेबर की जरूरत पड़ती है उनको ये कंट्री सस्ता दे सकती है क्योंकि उनके पास लेबर बहुत अच्छी है। कुछ ऐसी कंट्रीज जिनके पास कैपिटल गुड्स बहुत अच्छी हैं, जिनके पास मशीनरी बहुत अच्छी है, तो वो उन आइटम्स को सस्ता दे सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स यू आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स यू आर पोजेसिंग इन योर कंट्री, दैट्स व्हाई देयर विल बी डिफरेंस इन द कॉस्ट, दैट्स व्हाई देयर विल बी कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर द अदर प्रोडक्ट। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्सिटी में है या अबंडेंस में है, ज्यादा है या कम है। सो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इसलिए होता है क्योंकि देयर इज डाइवर्सिटी इन फैक्टर्स एंडोमेंट, डाइवर्सिटी इन फैक्टर्स एंडोमेंट। फैक्टर एंडोमेंट का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ए कंट्री इज पोजेसिंग। सो ये थ्योरी क्या कहती है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हर एक कंट्री को उन आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसके पास उन आइटम्स को बनाने के लिए काफी मात्रा में चीप फैक्टर आप यूज कर रहे हो। चीप फैक्टर मतलब आपके पास वो चीपली अवेलेबल है या अबंडेंस में अवेलेबल है, मतलब काफी मात्रा में है और चीप में भी अवेलेबल है। जैसे लेबर की बात करें तो इंडिया के पास लेबर बहुत ज्यादा है और चीप लेबर भी अवेलेबल है, तो इंडिया को ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें लेबर ज्यादा यूज होती है, हाथ से बनी हुई आइटम, खेतों में सामान जो है। तो अगर आपके पास मशीनरी ज्यादा है तो आपको उन आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिनके ऊपर आपके पास मशीन से बनने वाली आइटम आपके पास है। तो इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो ये है कि प्राइस आपका कम होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास चीप फैक्टर है, आपके पास लेबर सस्ती है, तो आपका प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो आप मार्केट में बेच पाओगे, फॉरेन में आपकी डिमांड होगी। दूसरा ये जो आपका फैक्टर है लेबर, इसका फुल यूटिलाइजेशन होगा। तो अगर आपको लेबर फुली यूटिलाइज करनी है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको यूज करें। तो हमने इस पर्टिकुलर क्लासिकल व्यू में हमने 4 व्यू देखे हैं, वो कौन कौन से व्यू हैं उसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमने कंपैरेटिव कॉस्ट व्यू किया। कंपैरेटिव कॉस्ट व्यू ये क्या कहता है, या तो आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगी या आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज होगी, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। फिर हमने दूसरा व्यू किया था हवर्लर्स व्यू। हवर्लर व्यू क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर चलता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है एक आइटम को प्रोड्यूस करने में। जिस आइटम को प्रोड्यूस करने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा आती है उसको आप इंपोर्ट कर लो, और जिस आइटम को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आती है उसको आप एक्सपोर्ट कर लो। फिर हमने किया था हेक्सचर-ओहलिन व्यू। ये क्या कहता है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, कि आपके पास फैक्टर कितने अवेलेबल है। मान लो आपके पास लेबर अच्छी है, चीप लेबर अवेलेबल है, तो आप लेबर वाली आइटम्स को एक्सपोर्ट कीजिए। अगर आपके पास मशीनरी अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो टेक्नोलॉजी वाली आइटम को आप एक्सपोर्ट कीजिए। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग क्लासिकल व्यूज। ये कहते हैं कि क्लासिकल व्यू क्या कहता है कि दोनों को ही फायदा होता है। बोथ द कंट्रीज, जो कंट्री चीज नहीं बना सकती उसको वो इंपोर्ट कर ले, जो वो ज्यादा अच्छी बना सकती है उसको वो एक्सपोर्ट कर ले, तो दोनों को ही फायदा होगा, दोनों कंट्रीज को ही कुछ ना कुछ मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी।
थैंक यू सो मच।